नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 12 को पढ़ रहे थे। हिस्ट्री का चैप्टर है 15, लास्ट चैप्टर है ये, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस लास्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, उसके पीछे का इतिहास आज हम देखने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, उसको बनने के लिए 3 साल का समय लगा था। दिसंबर 1946 यानी कि हमारी आज़ादी के ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले शुरू हो गया था ये। इसका बनना फिर 1949 नवंबर में हुआ था। और उस नवंबर की बजाय इसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि हमने देखा था, पिछले चैप्टर्स में देख लिया था कि 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था अंग्रेज़ों के अंडर में ही। तो उसको याद रखते हुए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू किया गया था और उसी के बाद से हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते आए हैं। तो 3 साल लगने वाले इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे और क्या-क्या चीज़ों को दिमाग में रखा गया था बनाते वक्त। तो लोगों के दिमाग में जो बनाने वाले मेंबर्स थे, उनको लगता था कि जो पास्ट और प्रेजेंट है, उसके जो घाव है उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन भरेगा। जो पार्टीशन के घाव थे लोगों के दिमाग में भी थे जो, to make Indians of different castes, classes, communities come together in a shared political experiment. अब politically हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ और कास्ट यहाँ पर रहते हैं। तो सभी लोग एक साथ आ सके और सबको बराबर के हक मिल सके, एक साथ मिलकर रह सके, इस चीज़ को भी दिमाग में रखा गया था। इंडिया की डाइवर्सिटी क्या है। Or it sought to nurture democratic institution in which had been a long culture of hierarchy and difference. तो एक ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अच्छे बनाना जो और अलग अलग तरीके की हायरार्की और डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक साथ ला सके। इसमें 1945, 46 और 47, 49 ये इतना लंबा इतिहास रहा था। इसकी हायरार्की क्या है? 45 26 जुलाई जैसे हमने देखा था कि ब्रिटेन में गवर्नमेंट, लेबर गवर्नमेंट आ गई थी और उन्होंने फिर फाइनली इस चीज़ को सोच लिया था कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंट देना पड़ेगा और हमें वहाँ से अब क्विट करना पड़ेगा। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। दिसंबर जनवरी में जनरल इलेक्शंस इंडिया में हुए थे। 46 में हुआ था। 16 में कैबिनेट मिशन आया था जिन्होंने ऐसा ABC वाला पार्ट जो हमने पिछले उसमें देखा था, जो सजेस्ट किया था लेकिन हो नहीं पाया था। तो कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अनाउंस कर दी थी 16 जून को, अगले महीने। मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। मुस्लिम लीग ने शुरू में इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्यों वो उससे क्विट कर गए थे दोनों, वो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। 16 जून कैबिनेट मिशन प्रेजेंट स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो एक साल ऑलमोस्ट पहले ही फिर ब्रिटिश लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए रख दिया था सामने कि जैसा भी आगे इंडिया होने वाला है, अब वो एक रहेगा या अलग रहेगा, तो उसकी जो गवर्नमेंट है, सेंटर पे गवर्नमेंट है, वो पहले बन जाए ताकि वो आने वाले अपने इंडिया के लिए प्रिपेयर कर सके उनको क्या करना है। तो ये 16 जून को ये इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी, लेकिन ये ब्रिटिश के अंडर में ही थी तब तक भी। ऑब्वियसली तब तक तो आज़ाद नहीं हुए थे। 16 अगस्त ने एक साल पहले मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया था। 2 सितंबर कांग्रेस फॉर्म्स इंटरिम गवर्नमेंट विद नेहरू एज द वाइस प्रेसिडेंट। फिर 2 सितंबर को पूरी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी कांग्रेस की मेजॉरिटी में, जिसमें नेहरू उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग डिसाइड्स टू ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट को मुस्लिम लीग ने ज्वाइन करना उस समय पे स्वीकार किया था। 3-6 दिसंबर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली मेट सम इंडियन लीडर्स टॉक्स फेल। कुछ लोग अब इनको क्या भी होता था, अभी भी ये इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश के अंडर में थी। तो जो ब्रिटिश जिस चीज़ को अगर मना कर देते थे तो वो चीज़ हो नहीं सकती है। तो इस गवर्नमेंट को फिर भी हर एक चीज़ के लिए अप्रूवल ब्रिटिश से चाहिए ही होता था। इसलिए काफ़ी कुछ लोग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए लंदन गए थे, एटली को मिलने के लिए, और फिर वो टॉक वगैरह फेल हो गई थी। ऑब्वियसली ब्रिटिश को जो लगता था कि जो फ्यूचर की आने वाली इंडियन गवर्नमेंट है वो
होनी चाहिए जो हमारे चापलूस कभी रहे हों या फिर हमारी तरीके से सोचते हों इस तरीके से जो हम चाहें आगे इंडिया इतना इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ना कर पाए इस रीजन से भी। 9 दिसंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिगिंस इट्स सेशंस। दिसंबर से इसके जो संविधान सभा है इसके सेशन शुरू हो गए थे लगने, और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान आज हम जिसको मानते हैं उसका बनना उस दिसंबर से शुरू कर दिया गया था। 29 जनवरी 47 मुस्लिम लीग डिमांड्स डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 16 जुलाई लास्ट मीटिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। 11 अगस्त जिन्ना इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इन कराची। 14-15 अगस्त को मिडनाइट इंडिया सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस। एंड दिसंबर 49 कॉन्स्टिट्यूशन इज साइंड। ये दिसंबर 49 में कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था, फाइनल हो गया था जितने सारे डिबेट्स के बाद, और सभी लोगों ने इस पर हामी भर दी थी, सभी मेंबर्स ने, और फिर जनवरी को इसका घोषणा की गई थी। ये मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट रहे थे जिनके नाम बलदेव सिंह, जॉन मिथाई, सी राजागोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रीगर, असफ अली, सी एच भाभा, जगजीवन राम, गजनफर अली खान, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल निश्तार। और ये है बी आर अम्बेडकर और ये राजेंद्र प्रसाद ग्रीटिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसको हैंडिंग ओवर करने पर एक दूसरे को धन्यवाद करते हुए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब इसको डिस्कस करते हैं। ड्राफ्ट्स फॉर डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज, जितने भी संविधान के ड्राफ्ट्स थे उनको एक एक करके एक एक क्लॉज को अलग से डिस्कस, उस पर डिबेट होते थे बहुत, और इतने सारे डिबेट के बाद ये चीज़ फाइनल हुई थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया की इतने साल 3 साल तक इसको डिस्कस करती रही थी, छोटे छोटे क्लॉज को भी। ऐसे बड़े बड़े ऐसे 11 सेशंस हुए थे जिसकी सिटिंग 165 डेज तक रही थी। मतलब 3 साल में ये 165 डेज अलग अलग मीटिंग में बैठे थे, और पूरी असेंबली जब पूरा का पूरा एक साथ आते थे, ऐसे 11 सेशंस हुए थे जब कोई चीज़ फाइनलाइज होती थी। इन बिटवीन द सेशंस, इन सेशंस के बीच में जो भी कमिटीज थी अलग अलग, जो अलग अलग क्लॉज और उसके लिए काम कर रही थी, वो अपनी रिवीजन और ड्राफ्टिंग के लिए अलग से बैठती रहती थी। वर्क ऑफ रिवीजन उनमें चलता रहता था। रिफाइनिंग द ड्राफ्ट्स वाज कैरिड आउट बाय वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज। This chapter will introduce you to the history that lies behind the Constitution and the intense debates that were part of its making. Political background इस असेंबली का क्या रहा था, तो फिर से थोड़ा सा देखते हैं। क्विट इंडिया स्ट्रगल 1942 से हो गया था, और उसके बाद से फाइनल हो गया था कि अब अंग्रेज छोड़ेंगे भारत को। सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए ट्रायल्स। राइट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे 1946। अब इंडिया ये चीज़ों को देखते हुए भी, इनको देखते हुए भी ब्रिटिश को लग गया था कि अब हम यहाँ पर ज़्यादा समय अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। मास प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड प्रिजन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री 1940s। ग्रेट कलकत्ता किलिंग ऑफ अगस्त 1946, जिसको जिन्ना ने किया था अगस्त का, उसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी बोला जाते हैं। द वायलेंस और मैसेकर्स, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये हुआ था। अब इससे पहले ही पार्टीशन के पहले से ही ऑब्वियसली लोगों के जो बना रहे हैं मेंबर्स ये सब चीज़ें, तो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि बाहर कितना मारकाट चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको पता था कि हमको अपना ये काम भी तो करना ही है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ, लेकिन डिवाइडेड भी था। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज मुस्लिम्स जो थे वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। हिंदू और सिख थे वो वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न पंजाब की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि बंगाल और पंजाब ये में जो बड़े एरिया थे ये दोनों आधे आधे कट गए थे। विद द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ प्रिंसेस रिमेन एम्बिगुअस। अब जो प्रिंस थे, मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इंडिया के वो ब्रिटिश उसको ऐसे ही छोड़ के भाग गए थे। मतलब अपना पल्ला झाड़ के इन लोगों को बस भाग जाना था वहां से अपनी जान बचाकर। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनका कोई डिसीजन ही नहीं हुआ था, तो उनको इंडिया में राजी करके इंडिया के साथ मिलाने का जो काम था, आज जो हम इंडिया देख रहे हैं वो बहुत ही ऐसे टुकड़ों में बटा होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो।
सम महाराजास वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट पावर, काफी महाराजा थे तो अपनी अलग अलग छोटी छोटी रियासतें इंडिपेंडेंट चाहते थे, अलग देश। लेकिन उन लोगों को जैसे मनाया बहुत ही अच्छे तरीके से पटेल जी ने बनाया था और उनको भारत में शामिल किया था। Images of dissolution and destruction continued to haunt members of Constituent Assembly, ये भी चल रहा था। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जब चल रही थी तब पटेल ये काम भी कर रहे थे, एक भारत को पूरा एक बनाने के काम। जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947। अब जिस रात को जब भारत जल रहा था पूरा का पूरा, उस समय ये भी इन लोगों की जिम्मेदारी थी। नेहरू ने अनाउंस किया था कि इंडिया आजाद हो गया। इट वॉज ऑन दिस डे दैट नेहरू गेव हिज फेमस स्पीच दैट बिगन विद द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइन्स है: Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. उस समय तो खैर जल ही रहा था, लेकिन आने वाला समय भी देखना था क्या होगा। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, members of constituent assembly were not elected on the basis of universal franchise। अब जनरल जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके मेंबर्स तो लोगों ने नहीं किए थे। कैसे हुए थे? विंटर में जब 45-46 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें प्रोविंशियल इलेक्शंस, ऑब्वियसली ब्रिटिश टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो तो बाद में बनी थी। तो जो प्रोविंस में इलेक्शंस हुए थे वहां पर जो लोग जीते थे उन्होंने वोट करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव को चूज किए थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, जिसमें कि ज्यादातर कांग्रेस, जितने भी पार्टीज थी उसमें सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी उस समय पर सिर्फ कांग्रेस ही थी और कोई ऑप्शन था नहीं कांग्रेस के अलावा। Obvious. Congress swept the general seats in provincial elections, and Muslim League captured most of the reserved Muslim seats. लीग चूज टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑब्वियसली लीग ने चूज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट करना चूज किया क्योंकि उन्हें तो इंडिया का हिस्सा रहना ही नहीं था। उन्होंने डिमांड किया था कि अपना सेपरेट नेशन चाहिए पाकिस्तान और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसमें तो मुस्लिम लीग बैठेगा नहीं। सोशलिस्ट टू वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन। शुरू में सोशलिस्ट भी इसको ज्वाइन करने के लिए राजी नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे पहले इंडिया आजाद हो ब्रिटिश लोगों की कैद से, उसके बाद हम अपना संविधान रचेंगे। क्योंकि अभी जो हम संविधान बना रहे हैं ऑब्वियसली अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज हम डालते हैं जो ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं होगी या फिर वो चाहते होंगे कि इस तरीके से ना हो तो वो उस चीज पर राजी नहीं होंगे। हुआ यही था, इसीलिए लंदन तक लोग चक्कर काट रहे थे ब्रिटिश प्रेसिडेंट को मिलने के लिए और उनको किसी चीज पर राजी करने के लिए। दे बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश। जो जैसा ब्रिटिश चाहते थे भारत ऐसा बने, इस तरीके का संविधान बने, इस तरीके की चीजें लोगों के दिमाग में जाए, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने सोशलिस्ट इस चीज को मान नहीं रहे थे। लेकिन ऑप्शन भी कुछ नहीं था उनके पास, ये काम शुरू करना ही था। सम कांग्रेस मेंबर्स वर इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म, अदर्स वर डिफेंडर्स ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। अब जितने भी लोग थे उसमें से हर एक की अलग अलग सोच भी थी। सम क्लोज टू कम्युनल पार्टीज, अदर्स वर असर्टिवली सेक्युलर, मतलब उनकी जो थॉट है वो अलग है। डिबेट्स इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर। और यहाँ पर जो जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं वो न्यूज़पेपर में और प्रेस में होते थे ताकि आम जनता तक इसकी सोच पहुंचे और आम जनता भी अपने व्यूज को, पब्लिक जो है अपने व्यूज को शेयर कर पाए ताकि असेंबली लोगों को जानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। Many of the linguistic minorities wanted the protection of their mother tongue। अब यहाँ पर इतनी सारी बोली है, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो सब चाहते थे कि उनकी अपनी भाषा और बोली को भी सिक्योरिटी मिले, उनकी अपने कल्चर को भी सिक्योरिटी मिले। रिलीजियस माइनॉरिटीज स्पेशल सेफ गार्ड चाहते थे, दलित थे वो कास्ट ऑपरेशन को खत्म करना चाहते थे, रिजर्वेशन और सीट चाहते थे गवर्नमेंट बॉडीज में, कल्चरल राइट्स, सोशल जस्टिस, ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज थे जिनको हर एक कल्चर और हर एक कास्ट, हर एक धर्म के लोग रहते हैं और धर्म के साथ साथ बहुत सारी जातियां रहती हैं। सबको अगर राजी करना है, सबके लिए हक और जस्टिस सब चाहिए है, इक्वालिटी चाहिए है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों के थ्रू इन मेंबर्स को डिबेट के थ्रू गुजरना था।
The Constituent Assembly in session. Sardar Vallabhbhai Patel is seen sitting second from right. ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल. डोमिनेंट वॉइसेस इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. अब 6 मुख्य जो मेंबर है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 300 मेंबर्स थे, जिसमें से 6 मेंबर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. उसमें से 3 तो कांग्रेस के लीडर थे, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद. अब ये कौन थे? नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव रहने क्या वाला है, मतलब जब शुरू हुआ था ये बनना. तो ये है आज़ादी से ऑब्वियसली 6-8 महीने पहले की बात है, जब नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था इस कमेटी को. और इन्होंने नेशनल फ्लैग डिसाइड किया था, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सेफ्रन, व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन विद अ व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर. फिर दूसरे हैं पटेल, जिनका काम बहुत ही महत्व था, क्योंकि जो लोग पीछे रहते हैं सीन के, वही आगे की चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं. इनका ड्राफ्टिंग जितनी भी रिपोर्ट्स थी उनको देखना है, वर्किंग टू रिकंसाइल ऑपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू. फिर ऐसा लगता है कि भाई अगर जो मेजॉरिटी है वो एक तरीके एक उसमें पास हो रही है, लेकिन जो अगर 90% मेजॉरिटी है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा है, 10% भी अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कभी भी ये नहीं हुआ कि इनको साइड में रख दिया गया था. उनको भी उस चीज़ के लिए मनाया गया था, और ये पटेल का काम था ऑब्वियसली मेंबर्स को मनाना, और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी मनाना. इसीलिए पटेल जी ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया था. राजेंद्र प्रसाद थे, जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जिनको सब लोगों को सुनना था और सभी लोगों को इक्वल चांस देना था उनकी बात को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखने का, और उनकी बात को बाकी लोग भी समझ पाए. ये भी राजेंद्र प्रसाद जी का काम था, जो कि असेंबली के प्रेसिडेंट का या फिर सुनने वाले जो होते हैं उनका काम होता ही है. आज भी यही होता है. तो बी आर अम्बेडकर लॉयर. फिर है बाकी इन तीनों के बाद अब आते हैं बाकी जो 6 में से, उसमें है बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर. ये तीनों ही लॉयर थे, जिसमें से बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे. और इंडिपेंडेंस में होने के बाद, इंडिपेंडेंट इंडिया में, इन्होंने यूनियन कैबिनेट ज्वाइन किया लॉ मिनिस्टर के तरीके से. के मुंशी गुजरात से थे और अय्यर मद्रास से थे. दोनों लॉयर थे. अम्बेडकर के साथ मिलके, क्योंकि ये लॉयर थे, तो इनके साथ मिलके इन्होंने काफ़ी सारे ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में इनपुट्स किए थे. और ऑब्वियसली अगर कॉन्स्टिट्यूशन होना है तो उसमें से बाकी जो 3 हैं ये लॉयर होने वाले थे. बी एन राव, एस एन मुखर्जी. अब इन 6 के अलावा 2 और थे जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे. 2 सिविल सर्वेंट्स थे ये दोनों. बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो होने वाला है उसमें से एडवाइजर भी चाहिए. उसमें से एक एडवाइजर बी एन राव इस तरीके के थे, जिन्हें prepared a series of background papers based on a close study of political system obtaining in other countries. जो पॉलिटिकल सिस्टम बाकी कंट्रीज में है, कि हम जो पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि उनका जो संविधान है वो बना है, वो काफ़ी सारे पॉइंट्स बाकी कंट्रीज में से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी लिया गया है. तो ये इनका काम था कि जो बाकी कंट्रीज की पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ऐसा क्या चीज़ है जो हमें भी शामिल करना चाहिए. Chief Draftsman S.N. Mukherjee had the ability to put complex proposals in clear legal language. अब जितने भी वहाँ पर 300 मेंबर्स हैं वो सभी ना तो सिविल सर्वेंट है, ना ही कोई लॉयर है, ना ही इन लीगल चीज़ों को उतना डिटेल में समझ पाते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाते हैं कि इसकी प्रो और कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए. तो ये एस एन मुखर्जी का काम था कि जो भी प्रपोजल आ रहा है उसको क्लियर और लीगल लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान भाषा में सभी मेंबर्स को समझा पाएं. ये इनका काम था, ताकि उस पर आगे बहस हो सके. लोग उसको समझेंगे तो उसके फायदे और नुकसान दोनों को जज कर पाएंगे सभी लोग. ठीक है. बी आर अम्बेडकर प्रिजाइडिंग ओवर अ डिस्कशन ऑफ द हिंदू कोड बिल. जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, बैठे हैं और हिंदू कोड बिल पर आगे की डिस्कशन को प्रिसाइड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म होता है. इसमें आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा. आगे वाले पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या डिस्कशंस हुए थे, किसने क्या क्या बोला था और क्या क्या बोल रहे थे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं. आज के लिए इतना ही. जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. टाटा, बाय बाय.